स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एंजाइम्स जो हैं डीएनए मैनिपुलेट जो करते हैं उसके बारे में। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं डी आरएनएज ए, आरएनएज एच, S1 न्यूक्लियस, मुगबिन न्यूक्लियस। तो ये जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इस बारे में डिस्कस हमने किया था। उसके अलावा ये 3 टाइप के आइसोसाइजोमर, नियोसाइजोमर एंड आइसोकॉडोमर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये पेयर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, राइट। सो आइसोसाइजोमर जो होते हैं पेयर है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, जो क्या करते हैं, सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकग्नाइज करते हैं, मतलब पहचानते हैं, और कट भी सेम लोकेशन में करते हैं। जिस साइट को वो पहचान के कट करते हैं उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम बोलते हैं आइसोसाइजोमर्स, ठीक है। उसके बाद आता है नियोसाइजोमर्स। तो ये ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो एक सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन कट डिफरेंट जगह पे करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, SMA1 जिसने GGGCCC, ठीक है, ये सीक्वेंस है, और XMA फर्स्ट जिसका सीक्वेंस है G और इसने कट किया GGCCC। तो ये है नियोसाइजोमर, मतलब कट डिफरेंट जगह पे किया है लेकिन सीक्वेंस देखो आप वो सेम है, सीक्वेंस सेम है। GGGCCC यहाँ पे भी है, GGGCCC यहाँ पे भी है, तो मतलब सीक्वेंस सेम होता है, कटिंग डिफरेंट जगह होती है। यहाँ पे सीक्वेंस भी सेम है, कटिंग भी सेम है, आप देख सकते हो आइसोसाइजोमर में। वैसे ही लास्ट होता है आइसोकॉडोमर। आइसोकॉडोमर्स जो होते हैं वो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं स्लाइटली डिफरेंट सीक्वेंसेस को, मतलब डिफरेंट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे लेकिन सेम एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमने कटिंग करी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये आप रिवर्स देखोगे तो सीक्वेंस, रिवर्स में सीक्वेंस सेम है, लेकिन अगर हम इनको सीक्वेंसेस को इस तरीके से देखेंगे तो दे आर डिफरेंट सीक्वेंसेस, लेकिन एंड्स जो हैं, एंड्स कंसिडर करो आप, तो these are producing the same end, GNN GNN, right, GATCCNN GATCNN। तो एंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस जो हो रहे हैं वो सिमिलर हो रहे हैं, लेकिन सीक्वेंसेस जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट हैं, राइट। इनको बोलते हैं हम आइसोकॉडोमर्स। तो इस टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं रेस्ट्रिक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स भी होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ये, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। ये टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाएगा ईज़िली कि क्या किस टाइप के होते हैं, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स भी मैंने आपको आई थिंक PDF दिया है कि टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, ये एक एंजाइम होता है जो कि एंड साइट में कटिंग का काम करता है, ठीक है। एंड मतलब कि 5' एंड या 3' एंड, 2 ही एंड्स होते हैं हमारे पास डीएनए में, 3' और 5'। तो 5' या 3' किसी भी एंड में जब कटिंग का काम होता है टर्मिनल साइट में, तो उसमें टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज पार्टिसिपेट करता है और होमोपॉलीमर टेलिंग, मतलब होमोपॉलीमर टेल फॉर्म करता है, ठीक है। CCC, GGG,
इस टाइप से होमोपॉलीमर हमें देखने को मिलता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो फॉस्फेट को क्या करेगा, हटाएगा या जोड़ेगा। एल्कलाइन फॉस्फेट और T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ये दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है कि एक फॉस्फेट जोड़ता है, एक फॉस्फेट निकालता है। तो ये फॉस्फेट को फॉस्फेटेज है, एंजाइम से ही पता चल जाए। जैसे फॉस्फेटेज मतलब फॉस्फेट रिमूव करेगा, और यहाँ काइनेज है, तो काइनेज का काम क्या होता है, जोड़ना, लिंक करना। तो यहाँ पे ये फॉस्फेट को लिंक करेगा। तो एल्कलाइन फॉस्फेट फॉस्फेट को कहाँ से, कौन से एंड से, 5' एंड से हटाता है, और ये 5' एंड पे फॉस्फेट्स को जोड़ता है, T4 पॉलीन्यूक्लिएट काइनेज। ठीक है। लाइगेजेस होते हैं जो कि डीएनए लाइगेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करते हैं। इसको हम ग्लू बोलते हैं, ग्लू ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। लिंकर्स एंड अडैप्टर्स भी यूज़ किए जाते हैं आरडीटी में, लिंक और लिंकेज के लिए। डीएनए और आरएनए को हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कोई भी सेल का एक्सट्रैक्ट लिया, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ सेल एक्सट्रैक्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, और हमें इसमें से डीएनए आरएनए प्रोटीन को हटाना है, मतलब प्यूरिफाई करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। हमें डीएनए चाहिए अलग, आरएनए चाहिए अलग, प्रोटीन्स अलग चाहिए। सो हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट डीएनए आरएनए प्रोटीन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ सेल एक्सट्रैक्ट। तो आप सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं उस मटेरियल को, सेल के एक्सट्रैक्ट को। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिक्सिंग हो जाती है सेल पार्टिकल्स की। मतलब एक तरफ से मिक्सर होता है ना आपके घर में, जैसा मिक्सर काम करता है, मिक्सर जो कि सारी चीज़ को मिक्स कर देता है, तो उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में भी मिक्सिंग हो जाती है सेल मटेरियल्स की। तो जब मिक्सिंग हो जाएगी तो डीएनए आरएनए प्रोटीन जो एक्वस में है वो मिक्स होके ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये सेल डेब्रिस हमें नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें सेल डेब्रिस को हम हटा देंगे, और उसके बाद जो हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा रिमेनिंग, उसको हम मिक्स करेंगे फिनॉल के साथ। ठीक है। फिनॉल उसमें हम ऐड करेंगे और फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन फिर से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर एक्वस लेयर जो मिल जाएगी। एक्वस लेयर जो होगी उसमें डीएनए और आरएनए होगा। इस तरीके से एक्वस जो कंटेंट मिलेगा हमें, उसमें हम ये पता लगा पाएंगे कि उसमें डीएनए और आरएनए है। जो कोआगुलेटेड मटेरियल होगा वो होता है प्रोटीन वाला पोर्शन, और उसके नीचे फिर फिनोल नीचे पे एज ए डेब्रिस पड़ा होता है। तो इस तरीके से हम कोई भी सेल एक्सट्रैक्ट को सेंट्रीफ्यूज करके फिनॉल से मिक्स करके डीएनए आरएनए प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और मैकेनिज़्म होता है डीएनए एक्सट्रैक्ट करने का, होता है सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड से हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उससे भी जब हम करते हैं तो भी हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाता है, राइट। प्लाज्मिड को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, राइट। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है। तो प्लाज्मिड को हमें प्यूरिफाई करना है, तो इसके लिए भी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट को हम यूज़ कर सकते हैं। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट भी यूज़ होता है, और इथेनॉल भी हम यूज़ करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। एंड इसमें एल्कलाइन डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस भी होता है, राइट। एल्कलाइन डीनेचुरेशन मतलब एल्कलाइन जब हम डीनेचर कर देते हैं, जब जो भी डीएनए का मटेरियल है, जो भी हमें
स्ट्रैंड लिया है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, डी नेचर हो जाता है, टूट मतलब ब्रेक हो जाता है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कलाइन जब सॉल्यूशन में हम उससे ट्रीट करते हैं, तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स भी हैं सेपरेशन के लिए। अब mRNA को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं? RNA जो है वो बायोकेमिकली स्टेबल होता है, स्टेबल DNA से इज़ नॉट एज बायोकेमिकली स्टेबल, मतलब RNA जो है वो बायोकेमिकली स्टेबल DNA के कंपैरेटिवली नहीं होता है ज़्यादा, और RNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। और जब हम उसके फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो सब फ्रेगमेंट्स में क्लीव हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो दो फैक्टर हैं जो कि बायोकेमिकल इनस्टेबिलिटी जो है आरएनए की उसको बताते हैं। फर्स्ट तो ये है कि आरएनएज़ जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल एंजाइम होते हैं जो कि ईज़िली इनएक्टिव नहीं हो पाते हैं, राइट। और दूसरा आरएनए जो है वो थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है डीएनए से। क्यों? क्योंकि जो 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है राइबोज रिंग में, ठीक है, जो 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2' OH ग्रुप जो होता है राइबोज रिंग में, वो क्या करता है? हाइड्रोफिलिक अटैक करता है 5' 3' फॉस्फोडाइज्ड बॉन्ड को, और क्या बना लेता है? 2' 3' साइक्लिक फॉस्फेट। तो ये बॉन्ड बनने से क्या, फॉस्फोडाइज्ड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये अगर बन जाता है तो जो स्टेबिलिटी है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें डीएनए से तो लेस स्टेबल होता है, राइट। स्टेबिलिटी नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू द डीएनए। सो अगर हम आरएनएज़ को एलिमिनेट कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं डीएनए प्यूरिफिकेशन के टाइम पे, तो आरएनए अपने आप ही डिग्रेड हो जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। और अगर हम बायोलॉजिकल डिके करना चाहते हैं आरएनए का, तो जो भी प्यूरिफाइड सैंपल है उसको अगर हम स्टोर करके रखें -20 डिग्री C में एज इथेनॉल प्रेसिपिटेट, मतलब इथेनॉल के साथ हम उसको रखें तो भी बायोलॉजिकल डिके हो जाता है आरएनए का, ठीक है। अगर हमें mRNA को प्यूरिफाई करना है तो इट इन्वॉल्व्स 2 बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट इज़ द बायोकेमिकल सेपरेशन ऑफ टोटल सेलुलर RNA फ्रॉम DNA and protein using a strong protein denaturant to inhibit cellular RNases। मतलब हमें क्या करना होगा? सेलुलर RNases को इनहिबिट करना होगा, उनकी एक्टिविटी को रोकना होगा, जिससे कि जो mRNA हमारा वो प्यूरिफाई होके हमें मिल सके। आइसोलेशन ऑफ पॉली ए टेल mRNA यूजिंग एन ओलिगो DT एफिनिटी मैट्रिक्स। ओलिगो GT एफिनिटी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हमें पॉली ए टेल जो mRNA है वो आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉमन मेथड है आइसोलेशन ऑफ mRNA का, वो टिश्यू कल्चर सेल से हम लेते हैं, और ये फॉलोइंग डायग्राम ये दिखा रखा है इसमें, जिसमें ग्वानिडियम थायोसाइनेट जो है एक प्रोटीन डीनेचुरेंट है जो कि सेल को तोड़ने का काम करता है और सेलुलर आरएनएज़ को इनहिबिट करता है, उनकी एक्टिविटी को रोकता है। तो सेल कल्चर हमने लिया, उसके बाद उसमें ग्वानिडियम थायोसाइनेट से ट्रीट करवाया, और प्लस फिनॉल और क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड भी इसको में ट्रीट कराया, ठीक है। से ट्रीट करवाते हैं हम। उसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं सॉल्यूशंस को, फिर हमें क्या मिल जाता है? एक्वस फेस मिल जाता है और डेब्रिस मिलता है। तो हम एक्वस फेस को हटा देंगे, अलग से ले लेंगे हम दूसरे नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में। तो एक्वस जो फेस है उसको हम ट्रीट करते हैं आइसोप्रोपेनॉल से,
ठीक है। आइसोप्रोपेनॉल से जब हम ट्रीट करेंगे तो फिर हम एक्वस सॉल्यूशन और आइसोप्रोपेनॉल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे और हमें क्या मिल जाएंगे, आरएनए पैलेट मिल जाएंगे। और हम फिर एमआरएनए को सेपरेट करेंगे विद ओलिगो डीटी एफिनिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइसोलेट करते हैं किसको, एमआरएनए को। क्या यूज़ करके, ग्वानिडियम थायोसाइनेट, राइट। इसमें हमने मेनली फिनॉल और क्लोरोफॉर्म यूज़ किया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, फिनॉल ग्वानिडियम थायोसाइनेट जो मेन हमने यूज़ किया है केमिकल्स, उसको हम ट्रीट करवा के सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इस तरीके से हमें एमआरएनए आइसोलेट हो जाता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर जो है वो एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग जेनेटिक एलिमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है किस लिए, यूज़ टू कैरी अ फ्रैगमेंट ऑफ जीनोमिक डीएनए इनटू अ होस्ट सेल। एक फ्रैगमेंट होता है जीनोमिक डीएनए का होस्ट सेल में, जिसका पर्पस क्या होता है, जीन क्लोनिंग, जीन की क्लोनिंग करता है ये, राइट। ऑटोनॉमसली मतलब खुद से इसमें रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं और एक फ्रैगमेंट ऑफ जीनोमिक डीएनए को कैरी करते हैं जो कि होस्ट सेल में होता है और जीन क्लोनिंग का पर्पस को ये फुलफ़िल करते हैं। तो वेक्टर टर्म जो होता है वो क्या रेफ़र करता है, टू द डीएनए मॉलिक्यूल जो कि एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल का काम करता है। वेक्टर मतलब it refers to the DNA molecule that act as transporting vehicle which carry foreign DNA from the test tube to the host cell। क्या वेक्टर में क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल, मतलब जैसे गाड़ी सामान इधर से उधर लेके जाती है ना, तो सामान को हमने रखा उसमें और गाड़ी फिर जाती है उसकी डेस्टिनेशन में उसको छोड़ देती है, वैसे ही डीएनए मॉलिक्यूल भी एक ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल जो कि फॉरेन डीएनए को कैरी करता है, कहाँ से, टेस्ट ट्यूब से, और कहाँ ला के छोड़ देता है, होस्ट सेल में, जो कि उसका डेस्टिनेशन है जहाँ रेप्लिकेशन प्रोसेस होगा। वायरल डीएनए और प्लाज्मिड जो है वो जनरली यूज्ड किया जाता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर के वो ये होते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर में रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है होस्ट सेल में। जेनेटिक मार्कर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर होस्ट सेल जिसमें वेक्टर होता है, और इसमें एक यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होती है, किस लिए, फॉर इंसर्शनल क्लोनिंग, मतलब हम कोई भी क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्शनल क्लोनिंग भी कर सकते हैं। हम कोई प्लाज्मिड लाके उसको होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करके इंसर्शनल क्लोनिंग जो टेक्निक है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग अ यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल डीएनए इसमें पाया जाता है क्लोनिंग वेक्टर में, राइट। सो क्लोनिंग वेक्टर ई कोलाई के लिए जो यूज़ होते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन प्लाज्मिड। ये किस तरीके के होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं जो कि दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इनका साइज़ क्या होता है, 1 किलो बेस पेयर टू ओवर 300 किलो बेस पेयर, ठीक है। प्लाज्मिड जो होते हैं वो रिलैक्स्ड भी हो सकते हैं, मतलब कि डीनेचर्ड फॉर्म में, या स्ट्रिंजेंट भी होते हैं स्टिफ कॉइल्ड फॉर्म में, और दे आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ द प्लाज्मिड जो कि मेंटेन्ड रहता है सेल के अंदर। रिलैक्स्ड प्लाज्मिड भी होता है और एक स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड होता है। रिलैक्स प्लाज्मिड क्या होता है, ये मल्टीपल कॉपीज़ पर सेल मेंटेन्ड रहता है, और स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड जो होता है उसमें सिंगल कॉपी प्रेजेंट होती है या फिर लो नंबर ऑफ कॉपीज़ पर सेल प्रेजेंट होती है, राइट। और जो
प्लाज्मिड होते हैं उनको हम एक या दो मेजर टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव. They depends upon whether they are carrying a transfer gene or not. If they are carrying a transfer gene is also known as a TRA gene. TRA gene हम इन्हें बोलते हैं, जो कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को प्रमोट करते हैं. राइट, कॉन्जुगेशन जब एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होता है मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब. तो प्लाज्मिड फ्यू प्रोटीन्स को कोड करते हैं एंड दे रिक्वायर्ड फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन. एज आई हैव टोल्ड यू कि प्लाज्मिड ऑटोनॉमस होते हैं, उनमें रेप्लिकेशन खुद होता है, वो किसी के होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट नहीं करते हैं. तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें जो हम इन्वॉल्व करते हैं, जो हम लेते हैं, वो कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो ऑटोनॉमस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं. राइट, एंड दे आर वेरी क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस. Right, so some of the several modifications are also there in the cloning vector of E. coli. एग्ज़ाम्पल जो है, जो क्लोनिंग वेक्टर हम जनरली यूज़ करते हैं ई कोलाई में, वो क्या है? PBR322. PBR322 जो है ये एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि हम क्लोनिंग वेक्टर है जो हम यूज़ करते हैं ई कोलाई में जनरली. और P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, BR स्टैंड्स फॉर इट्स डेवलपर. साइंटिस्ट थे दो जिन्होंने ये डेवलप किया था, बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज़. तो बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज़ के ऑनर में उनको इसका नाम रखा गया है. सो BR फॉर बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज़. 322 इज़ डिस्टिंग्विशिंग this plasmid from other developed in the same laboratory. इसमें काफ़ी प्लाज्मिड्स डेवलप हुए थे, तो ये डिस्टिंग्विश करता है इस प्लाज्मिड को, PBR322 को, अदर प्लाज्मिड से जो कि सेम लेबोरेटरी में डेवलप हुए थे. ये एक स्मॉल 4361 बेस पेयर का क्लोनिंग वेक्टर है जो कि होस्ट में मेंटेन रहता है, और इसका जो कॉपी नंबर है वो हाई है, और 20 to 30 कॉपीज़ पर सेल इसमें बनती है. इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी पाए जाते हैं होस्ट में, और सिंगल क्लीवेज साइट प्रेजेंट होता है. किसके लिए? EcoRI के लिए, PST1, HIND3, BAM1, सेल फर्स्ट एंड क्लाव फर्स्ट के लिए. और जो PBR322 है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है DNA से, जो कि डिराइव किया जाता है 3 डिफरेंट नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड से, R1, R65, PMB1 से. ये नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स हैं. ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मिड R1 एंड R65. तो ये MCQ में क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियसली भी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो किस प्लाज्मिड से डिराइव्ड है. सो योर आंसर विल बी R1 for ampicillin resistant, R65 for tetracycline resistance. Origin of replication जो है वो derived है PMB1 से. ठीक है, so these are the diagram of PBR322 as well as PUC19. PUC19 is also a cloning vector which is used for the E. coli. Right, so this is the diagram. Ampicillin resistant, origin of replication here. Here they start the initiation of replication, ampicillin resistant. These are the sites, and in the center base pairs is written. So this is the structure of plasmid vector. Back we have discussed earlier, it's also considered as a cloning vector in E. coli. Bacterial artificial chromosome.
क्लोनिंग वेक्टर ये डेवलप किसने किया था? मेल सिमन ने और उसके कलीग्स ने। बैक वेक्टर जो है वो मेंटेन किए जाते हैं ई कोलाई में एज लार्ज सिंगल कॉपी प्लाज्मिड्स, और इसमें इंसर्ट्स जो होते हैं वो 50 to 300 किलो बेस पेयर्स के इंसर्ट्स होते हैं। बैक वेक्टर जो है उसमें एफ प्लाज्मिड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है, राइट। एफ प्लाज्मिड जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं और प्लाज्मिड कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इसमें बैक्टीरियल क्लोरेमफेनिकोल एसिटिल ट्रांसफरेज जो जीन है वो प्लाज्मिड सिलेक्शन के लिए इन्वॉल्व होती है। तो ये तीन जो है PBR322, PUC19 एंड बैक आर used as a cloning vector in E. coli. So in the next video we will discuss about the remaining cloning vectors which are used for the viral DNA. Today we have discussed the cloning vector based on E. coli. In the next video lecture we will discuss the cloning vector based on the viral DNA. That's all for today's video. Thank you so much.